नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जब पूरे दुनिया पर टैरिफ लगाया, स्पेशली चाइना पर, तो उनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। सपना ये था कि दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगी। अमेरिका के लोगों को बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी और अल्टीमेटली अमेरिकन गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू आएगा। हुआ इसका जस्ट अपोजिट। आलम यह है कि यहाँ पर चाइना, आप सोच के देखिए, ये अभी साल के 11वें महीने तक इनका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। ये पहली बार हुआ है, रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस चाइना को हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, द $1 ट्रिलियन शॉक, व्हाट टैरिफ, हाउ शी जिनपिंग बीट ट्रंप इन ट्रेड वॉर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पर, किस तरह से चाइना ने अमेरिका को बीट कर दिया है और क्या भारत भी इस तरह का कुछ कर सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। काफी अच्छा ये वीडियो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 का यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंबाइंड तैयारी करनी है, तो वो आपको मिल जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये बैच अगर आप लेते हो तो इसमें 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी आपके घर पर दिया जाता है। फोन नंबर यहां पर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ यूएस टैरिफ अंडर डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं, ट्रंप ने सिर्फ इसी साल टैरिफ नहीं लगाया। जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था, फर्स्ट टर्म था, उस समय भी उन्होंने चाइना पर काफी टैरिफ लगाया था। लेकिन चाइना सिर्फ इकोनॉमिक डैमेज से बचा नहीं है, बल्कि हिस्टोरिक एक्सपोर्ट बूम किया है। मतलब अमेरिका ने जो सोचा था, ट्रंप ने सोचा था कि चाइना का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, उल्टा इसका जस्ट अपोजिट हुआ है, वो ऊपर की तरफ गया है। और 2025 तक चाइना का ग्लोबल ट्रेड सरप्लस 1.08 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया, विच इज हाईएस्ट एवर। तो यहां पर आपको समझना है कि जो जनवरी से नवंबर का महीना, मतलब अभी दिसंबर का तो मैं आंकड़ा कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं, दिसंबर का अगर आप जोड़ दोगे तो ये 1.1 ट्रिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर देगा, जो कि आप समझिए 21.7% का इंक्रीज है 2024 से अगर आप कंपेयर करो। तो ये दिखाता है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ है वो कितना ज्यादा है डिस्पाइट यूएस टैरिफ। अगेन इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू आप समझ पाओगे कि किस तरह से चाइना ने अपनी पूरी सूरत बदल दी है। मतलब 2010 में आप देखिए, चाइना का जो ट्रेड सरप्लस था वो आपका $200 बिलियन से भी कम था, और धीरे धीरे करके कैसे चाइना ने इसको इंक्रीज किया और ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि चाइना ने कौन से मॉडल को अडॉप्ट किया, स्ट्रेंथन किया एक्सपोर्ट मॉडल को। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब चाइना को ये बात समझ में आ गई कि वो अब अमेरिका के ऊपर बहुत लंबे समय तक डिपेंडेंट नहीं हो सकता, और उसकी वजह से उसने बहुत सारे बाकी के मार्केट्स को ढूंढा, वहां पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मतलब जो गुड्स पहले अमेरिका जाता था उसके बजाय बाकी के देशों में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जैसे अफ्रीका, वहां पर 42% इंक्रीज हुआ है चाइना का एक्सपोर्ट। यूरोप में 15% इंक्रीज हुआ है। लैटिन अमेरिका में भी डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। तो ये जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट था, इसकी वजह से जो उसको नुकसान हो रहा था यूएस मार्केट से, वो उल्टा यहां पर और ज्यादा फायदा होने लग गया। फिर दूसरा, सप्लाई चेन री इंजीनियरिंग। देखो क्या किया है चाइना ने, बड़ी चालाकी की है कि जो फाइनल असेंबली होती है ना, जैसे मान लो मोबाइल फोन, अब मोबाइल फोन में तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो ज्यादातर जो कोर कंपोनेंट है वो मान लो चाइना खुद बना रहा है, और जो उसका फाइनल असेंबली होती है ना, मतलब सारे नट बोल्ट वो सब कुछ जोड़कर अगर आप फाइनल मोबाइल फोन बनाते हो, तो यहां पर उसको बाकी के देशों में कर रहा था, अफ्रीका में, यूरोप में, ताकि वहां से उसको एक्सपोर्ट किया जा सके अमेरिका। तो ये एक प्रकार से यूएस टैरिफ को बाईपास करने का बहुत जोरदार तरीका चाइना ने अपना लिया था। मतलब जो कोर होता है ना, सप्लाई कोर कंपोनेंट, वो चाइना के अंदर ही था, लेकिन जो बाकी के लास्ट वाला स्टेज होता है वो चाइना ने किसी और देश में करना स्टार्ट कर दिया। फिर तीसरा एक और चीज है करेंसी एडवांटेज। देखो चाइना अक्सर एक चालाकी करता है कि अपनी जो करेंसी है उसको थोड़ा सा वीक कर देता है, जिससे कि उसका एक्सपोर्ट चीपर हो जाए, सस्ता हो जाए, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है बाकी के मार्केट्स में। और लास्ट है आपका लो मार्जिन स्ट्रैटेजी। देखो क्या है कि चाइना महंगा गुड्स बेचता था अमेरिका में। अब यूएस के लोगों के पास पैसा है, वो महंगा दाम का गुड्स खरीद सकते हैं, लेकिन क्या वही गुड्स अफ्रीका वाले खरीद पाएंगे? क्या वो लैटिन अमेरिका वाले खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो चाइना ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम यहां पर अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देंगे, हम और ज्यादा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भेजेंगे, मतलब हम क्वांटिटी में खेलेंगे, जिससे यहां पर क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी एक्सपोर्ट की, और साथ ही साथ जो हमारा मार्जिन की वजह से लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बेसिकली चाइना ने अपनाई, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को छोड़कर लॉन्ग टर्म की तरफ ज्यादा फोकस किया।
किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है चाइना ने। ये आप देख पाओगे क्लियरली, यूरोपियन यूनियन को $15 बिलियन, हांगकांग $12 बिलियन, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, कॉन्गो, लाइबेरिया, यूके, बहुत सारे देश, सिंगापुर, भारत में भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये सारे देश हैं। इसके अलावा सेक्टोरल ट्रेंड अगर आप देखो, मतलब यूएस को जो गुड्स भेजता था चाइना, उसमें कहाँ कहाँ पर लॉस हुआ है। टॉयज़ में लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक गुड्स, ये सारे गुड्स यहाँ पर चाइना अमेरिका भेजता था, वहाँ पर लॉस हो गया। लेकिन ये लॉस इनसिग्निफिकेंट अगर आप देखोगे बाकी मार्केट्स में चाइना को जिस तरह से गेन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से देशों में जो एक्सपोर्ट करता था चाइना, वहाँ पर लॉस हुआ है, जैसे अमेरिका, रशिया, मंगोलिया, ब्राज़ील, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर उसको लॉस हुआ। लेकिन ये फ़ायदा वाला देश मैंने आपको दिखाया ना, ये कितना ज़्यादा है। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर चाइना ने चली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चाइना क्यों जीता। ये जो ट्रेड वॉर की हम बात कर रहे हैं यूएस और चाइना की, चाइना ने क्यों जीता। सबसे पहला है चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा डीप है। चाइना ने अपना जो डोमिनेंस है उसको एक्सपैंड किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, बैटरीज हो, सोलर पैनल हो, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर बेसिकली फ्यूचर क्रिटिकल, मतलब इसको जो भी देश कंट्रोल करता है, मतलब वो फ्यूचर ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। तो ये चाइना के लिए फायदेमंद रहा। दूसरा क्या है कि अपनी जो जियो पॉलिटिकल क्लाउड है उसको मजबूत किया चाइना ने। यहाँ पर एग्रेसिव तरीके से एक्सपोर्ट किया उन देशों में जहाँ पर उसकी एक्चुअल में आवश्यकता थी, डेवलपिंग कंट्रीज़। तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका का, वहाँ पर उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को बढ़ा दिया कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो चाइना से ही मिल पाएगा और कहीं से आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी चाइना ने बढ़ाया, और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर ओवरऑल चाइना को मैसिव गेन हुआ है। फिर इसके अलावा एक और जो चीज़ आपको समझनी है वो है यूएस की जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइना का इंपोर्ट कम कर दो, मैन्युफैक्चरिंग को वापस से अमेरिका के अंदर में लेके आओ, चाइना का जो एक्सपोर्ट डोमिनेंस है उसको ब्रेक कर दो। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, सप्लाई चेन रीरूट हो गया। चाइना ने अपना मार्केट डाइवर्सिफाई कर दिया, जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया, वो और ज़्यादा रिजिलियंट बन गए कि चलो अभी तक हम अमेरिका पर बहुत डिपेंडेंट थे, अब हमें उतना डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझना है कि बहुत सारे चाइना को भी अभी भी चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा अभी तक चाइना जीतता आ रहा है, सब कुछ ठीक होता आ रहा है, वैसा ही चलता रहेगा। चाइना की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अभी भी वीक है, वहाँ का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो कमज़ोर है, यहाँ पर जो फैक्ट्री आउटपुट है वो स्लो हो रहा है चाइना में, जो डिपेंडेंस है एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लोबली कोई भी इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसका डायरेक्ट असर चाइना की इकोनॉमी पर होगा। फिर दूसरा क्या है कि चाइना इस समय लो मार्जिन एक्सपोर्ट पर काम कर रहा है और उसके लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। मतलब अगर आप लो मार्जिन में काम कर रहे हो तो कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन आ सकता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न हो सकता है, ग्लोबल डिमांड अगर गिरा तो चाइना को काफ़ी नुकसान होगा। फिर दूसरा, ग्लोबल एंटी डंपिंग पुशबैक आ सकता है। अगर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को समझ में आ गया कि चाइना उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो लोग यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाना स्टार्ट कर देंगे, सेफगार्ड ड्यूटीज़ लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगेन चाइना का एक्सपोर्ट रुक सकता है। फिर ओवर डिपेंडेंस भी है ग्लोबल डिमांड के ऊपर। अगर ग्लोबली रिसेशन हुआ, कमोडिटीज कॉस्टलियर हो गए, तो इन सब का खतरा है थोड़ा। लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि चाइना को मैसिव गेन हुआ है। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ओवरऑल ये दुनिया के लिए क्या संकेत है, दुनिया के लिए क्या मायने रखता है ये जो भी कुछ हुआ है। देखो, सबसे पहला है टैरिफ बेस्ड प्रोटेक्शनिज्म। इसका असर बहुत कम होता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था ना कि हम टैरिफ लगा देंगे, पता नहीं कौन सा क्या कर देंगे, तीर मार लेंगे, लेकिन वो आपको देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं जो देश हैं वो अपने आप को अडाप्ट करते हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ भारत में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे रीशेप हो सकता है वो चाइना ने यहाँ पर करके दिखाया। तो क्वेश्चन अब लास्ट में यही आता है कि जो चाइना ने किया, क्या भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है। देखो, डेफिनेटली अगर हम एक बात कहें कि एक्सपोर्ट मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन चाइना ने एक्सपैंड किया है ना, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में। भारत ऑलरेडी कोशिश कर रहा है, जैसे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के थ्रू यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट है लैटिन अमेरिका में, फार्मा, ऑटो, केमिकल्स, वो सब बढ़ा है। यूएई और इंडिया का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भारत भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकता है, लेकिन हाँ, ग्रोथ यहाँ पर कम है भारत में। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल है वो अभी भी लिमिटेड है, वो चाइना जैसी नहीं है। लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा है। तो भारत को क्या करना चाहिए अगर हमें वैसा ही सक्सेस चाहिए? सबसे पहला है हमें अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट
14% ऑफ जीडीपी से कम करके 8% करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि देश में और फ्रेट कॉरिडोर बने। जैसे आपने देखा होगा रेलवे में जो फ्रेट कॉरिडोर बना हुआ है ना, अलग से पटरी बनी हुई है, वहां से सिर्फ मालगाड़ी गुजरेगी। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, कोस्टल शिपिंग को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, मैसिव मैन्युफैक्चरिंग स्केल बिल्ड करनी पड़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर हो, ईवी इकोसिस्टम हो, सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मा का इंटरमीडिएट्स हो गया। फिर लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चाइना के यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट है और लैंड एक्विजिशन काफ़ी जल्दी होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा भारत में जो 4 लेबर कोड्स हैं वो तो अडॉप्ट किए गए हैं, लेकिन आपको अगर याद हो जो अभी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पहले टर्म में 2014 या 15 की बात है, लैंड रिफॉर्म बिल लेकर आए थे, लेकिन बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से सरकार को वापस लेना पड़ा। तो अगेन बहुत सारे इश्यूज वगैरह हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो अपना सप्लाई चेन चैंपियन कंपनीज हैं उनको बिल्ड करना है। चाइना के पास बहुत बड़े बड़े कंपनीज, हुआवे, BYD, तो भारत को भी अलग अलग सेक्टर्स में इस तरह के बड़े कंपनीज की आवश्यकता है। यहाँ पर आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अफ्रीका में, आसियान में, लैटिन अमेरिका में चाइना ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, तब जाकर ये अचीव हुआ है। तो भारत को भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा अगर हमें वो चीज़ अचीव करना है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे शी जिनपिंग ने ट्रंप के इस टैरिफ को, ट्रेड वॉर को जीत लिया एक प्रकार से। आगे फ्यूचर में देखते हैं आगे क्या होगा, बट अभी के लिए तो ये क्लियर कट पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा भारत के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है? ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो बैच है इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।